गाइस, व्यांश एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रखा है और आज मैं उसी चैप्टर में से एक नया टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर शुरू करवाऊंगी। तो गाइस, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हमें क्वेश्चन में जो रिजर्व गिवन होते हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स गिवन होती हैं, वो हमने किस रेशो में किस तरह से डिवाइड करना है। तो गाइस, ये जो रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स के होते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि ये प्रॉफिट्स या रिज़र्व जो है वो न्यू रेशो बनाने से पहले, यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज होने से पहले के प्रॉफिट है, इसलिए इनको हम ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे रिज़र्व मेनली होता क्या है? रिज़र्व का मतलब होता है कि एक फर्म की जो टोटल प्रॉफिट्स हैं उसको हम पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि उसका कुछ पार्ट हम सेव करके रख लेते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई लॉस हो जाए तो उसको हम इस रिज़र्व से रिकवर कर लें। बट समटाइम क्या होता है, ये रिज़र्व उस ईयर में यूज़ नहीं हो पाता या उस साल में यूज़ नहीं हो पाता, तो क्योंकि ये पार्टनर्स के प्रॉफिट्स में से ही बना हुआ होता है तो इसको पार्टनर में ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है कि जो हमारे टोटल प्रॉफिट हैं उनमें से डिविडेंड पे करने के बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स बचते हैं वो भी हम पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो गाइस, ये हमें ध्यान में रखना है कि ये ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये मानकर कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से पहले के प्रॉफिट हैं। तो गाइस, जो रिज़र्व है हम जानते हैं वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो होता है और लायबिलिटी साइड का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। तो जो हमारा रिज़र्व है उसको हम राइट ऑफ करने के लिए डेबिट कर देते हैं और वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। गाइस, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बट अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो उसे हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने आपको एक एंट्री अलग से करके दिखा दी है किस तरह से एंट्री करनी है रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करने के लिए डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इसके अलावा कई बार गाइस हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी गिवन है, तो आपको ध्यान में रखना है अगर तो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करके लिखा हुआ है इस तरह से, और कई बार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट दे रखा होता है, तो क्रेडिट का मतलब है प्रॉफिट और डेबिट का मतलब है लॉस। तो इसकी जब हम राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम एंट्री करेंगे, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए हम डेबिट करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सेम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और किस रेशो में डिवाइड करेंगे गाइस? इसे ओल्ड रेशो में। सिमिलरली, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट है, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसको क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स। तो हमारी एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने ध्यान रखना है, अगर क्रेडिट है बैलेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बट अगर डेबिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है कि क्रेडिट है या डेबिट, तो हम उसको क्रेडिट ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद गाइस, हमारे पास एक और चीज़ कई बार क्वेश्चन में दे रखी होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो भी हम प्रॉफिट्स में से ही बनाते हैं। ये वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है वो वर्कर्स के लिए बनाया जाता है कि फ्यूचर में अगर किसी वर्कर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, या यानी काम करते टाइम उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, उसको कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो जो फर्म है वही उसका इलाज वगैरह करवाएगी, वही उसको कंपनसेशन देती है। तो फ्यूचर में हम अभी प्रेजेंट में एक रिज़र्व बना लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के नाम से, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस रिज़र्व से उस कंपनसेशन को पूरा किया जा सके। अगर पूरे का पूरा ही रिज़र्व यूटिलाइज हो जाता है, यूज़ हो जाता है, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई एंट्री होगी नहीं। बट समटाइम क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का कुछ पार्ट तो यूज़ हो जाता है, बट कुछ पार्ट यूज़ होने से रह जाता है, यानी कि जो लाइबिलिटी है वो रिज़र्व से कम आ जाती है, यानी कि जो क्लेम वर्कर मांगते हैं वो रिज़र्व से कम मांगते हैं, तो जितना रिज़र्व हमारा बच जाता है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन ओल्ड रेशो। तो वर्कमैन कंपनसेशन जितने भी रिज़र्व है उनको मेनली क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए आप एंट्री करोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट
एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है गाइस, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको समझ आया कि जितना भी क्लेम हुआ है या जितनी भी इसकी लायबिलिटी थी वो एक्चुअली में कम थी और आपका जो रिजर्व है वो ज़्यादा है, तो लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसके अलावा एक हमारे पास होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो क्यों बनाया जाता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जितनी भी बुक वैल्यू है और मार्केट में उसकी जो वैल्यू है, यानी कि हमने अपनी बुक्स में जो वैल्यू लिख रखी है और मार्केट में जो वैल्यू लिख रखी है, उनका जो डिफरेंस आएगा, फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू हमने ज़्यादा लिख रखी है और मार्केट में वो चीज़ सेल कम की हो रही है, तो जो डिफरेंस आएगा, यानी कि जो हमें लॉस हो रहा है मार्केट के कारण, वो हम इस रिजर्व से रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू हमने 5 लाख लिखी है, मार्केट में वो 4 लाख की सेल हुई है, तो 1 लाख रुपीज़ का जो हमारा लॉस है वो हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। और रिजर्व मैंने बताया आपको क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिमिलरली ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और ये सारी चीज़ें आपने ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करनी है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दोनों केसेस आपको समझ आ गया। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे एंड डेबिट बैलेंस है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट कंसीडर करते हैं और डेबिट बैलेंस का मतलब हम लॉस मानते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ समटाइम क्वेश्चन में दे रखी होती है और उस चीज़ का नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेनली होता क्या है कि ये किस तरह का खर्चा है जो आप करते तो एक बार हो, बट उसका जो प्रॉफिट है वो आपको आगे आने वाले बहुत सालों तक मिलता रहेगा। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक ही बार बनाई जाती है, बट वो सालों साल तक चलती है, यानी कि उससे होने वाला जो बेनिफिट है वो हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता रहता है। तो जो मेनली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो उस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं जो किए एक बार जाते हैं, बट उनसे होने वाला जो प्रॉफिट है वो हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, मान लो आपने एक्सपेंस किया है 10 लाख रुपीज़ का एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और उससे आपको फ्यूचर में 5 ईयर तक बेनिफिट होगा, तो आप क्या करोगे, वो 10 लाख रुपीज़ एक ही साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालोगे, बल्कि 10 लाख को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, 2 लाख रुपीज़। तो जो 2 लाख रुपीज़ हैं वो तो उस ईयर के, यानी उस अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे, और जो रिमेनिंग होते हैं वो हम कहाँ डाल देते हैं, वो बैलेंस शीट की एसेट साइड डालते हैं। और जो एसेट साइड होते हैं उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इस वजह से जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने के लिए आप इसको क्रेडिट करोगे क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये भी आपने किस रेशो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करना है। आई होप आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ आ गया होगा कि आप एक्सपेंस एक बार करते हो, बट उससे होने वाला जो बेनिफिट है वो आपको लॉन्ग टाइम तक होता है। तो वो सारा जो खर्चा है वो हम एक ही ईयर पे नहीं डालते, एक ही ईयर पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते, बल्कि उसको काफ़ी सालों में हम डिवाइड कर देते हैं जितने साल तक वो हमें बेनिफिट होना होता है। और बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस होता है वो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड डाल देते हैं और फिर उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके गाइस, क्योंकि ये आपके एक तरह से एक्चुअल एसेट तो नहीं होती, तो इस वजह से हम इसे क्या करते हैं, पार्टनर्स में ही डिवाइड कर देते हैं। तो आई होप आपको ये सारे जो टॉपिक है समझ आ गए होंगे। मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी करवा देती हूँ, जिसे इन्होंने बोला है X, Y एंड Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली ऑन दैट डेट। देयर बुक शोड द फॉलोइंग आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000, जर्नल रिजर्व 4,50,000, मतलब ये भी क्रेडिट ही है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, ये भी क्रेडिट ही है।
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो हमारा डेबिट है 90,000। तो जितनी भी हमारी चीज़ें क्रेडिट हैं, जितने भी आइटम्स यहाँ पे गिवन है जो क्रेडिट हैं, उनको हम क्या करेंगे ख़त्म करने के लिए डेबिट। इसके लिए हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 1,20,000 प्लस 45 प्लस 60। और मैंने बताया था ये सब चीज़ें आपने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ओल्ड रेशो में। और क्वेश्चन में हमारी जो ओल्ड रेशो गिवन है वो कितनी है, 4:3:2। न्यू रेशो कितनी है, इक्वली यानी 1:1:1। ओल्ड कितनी है, 4:3:2। जो फ्यूचर की रेशो है ना, हमने डिसाइड किया इक्वली है, तो ये तो आपकी फ्यूचर रेशो हो जाएगी और ये 4:3:2 जो है वो आपकी ओल्ड रेशो हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, 1,20,000 प्लस 45 प्लस 60, यानी कि इन सब का टोटल करके 2,25,000 को आपने ओल्ड रेशो यानी 4:3:2 में डिवाइड कर देना है। मैं आपको डिवाइड करके एक बार दिखा देती हूँ। जैसे 1,20,000 प्लस 45 प्लस 60, इनका जो टोटल आएगा वो 2,25,000 आएगा। और आपको ये 4:3:2 में डिवाइड करना है, तो 4 अपॉन, हम पहले x का पार्ट निकाल लेते हैं, 4 3 7 2 9। इसको जब कट करेंगे 9 2 18 एंड 9 5 45, तो यहाँ पे आपका जो x का पार्ट आएगा वो 1 लैग आएगा। सिमिलरली हम y का निकालेंगे, 2,25,000 इंटू 3y का है 3/9, तो इसको कट करके आपका आएगा 75,000 रुपीज़। और सिमिलरली आप z का भी जो है वो निकाल सकते हो, 2/9, क्योंकि z का पार्ट है 2/9। इसको सॉल्व करके भी आपका कितना आएगा, 50,000। बस उसको आपने यहाँ पे शो कर देना है। 2x कैपिटल अकाउंट, यहाँ कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट में नहीं, क्योंकि कहीं पे भी फिक्स के बारे में आपको कुछ भी बोल नहीं रखा कि आपकी कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, तो हम फ्लक्चुएटिंग ही कंसीडर करेंगे। 1,75,000 एंड 50,000 जो है वो आपकी जो भी अमाउंट यहाँ पे निकली है आपने वो लिख देनी है। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स को डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, x, y और z, वो तीनों डेबिट हो जाएंगे और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की अमाउंट 90,000 है, उसको आप ओल्ड रेशो यानी 4:3:2 में क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो आई होप गाइज आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।